गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 क्षितिज गद्य खंड का अगला चैप्टर जो है एक कहानी यह भी, और इसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। तो आपको तो जैसे पता है कि जब भी हम कोई कहानी शुरू करते हैं तो हमें उस कहानी के जो लेखक हैं या लेखिका है उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेखक या लेखिका के बारे में पढ़ के ही हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो ये कहानी है वो किस बारे में है, या जो लेखक या लेखिका है हमें किस बारे में बताना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम मनु भंडारी जी के जीवन परिचय को देखेंगे, जिससे कि हमें ये आइडिया हो सके कि जो ये कहानी है उसमें वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लेखिका के जन्म की, तो जो लेखिका का जन्म हुआ है 1931 में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था, और ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने स्नातक शिक्षा यानी बीए की ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपनी अजमेर में की थी। एमए की पढ़ाई इन्होंने हिंदी में किया। उसके बाद आपने सुना होगा मिरिंडा हाउस कॉलेज दिल्ली में है, वहाँ पे ये टीचिंग का काम करती रहीं और अभी भी वो लेखन कार्य में व्यस्त हैं। अगर हम उनकी रचनाओं की बात करें तो मनु भंडारी जी की जो रचनाएं हैं एक से बढ़कर एक हैं, जिसमें से कुछ का हमने उल्लेख यहाँ पर किया है, जिसमें है एक प्लेट सैलाब। नाम से ही आपको सुन के लगेगा कि जो सैलाब है उसके बारे में उन्होंने कैसे कहा है कि एक प्लेट सैलाब मैं हार गई, यही सच है। और इसके अलावा उन्होंने टीवी और पिक्चरों के लिए भी बहुत सारी पटकथाएं लिखी हैं। अगर हम पुरस्कार की बात करें तो जो मनु भंडारी जी हैं उनको हिंदी अकादमी का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो मिला हुआ है। इसके अलावा भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार से भी ये नवाजी गई हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मनु भंडारी जी हैं उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो क्या है, साहित्यिक विशेषताओं से ये पता चलता है जो लेखनी है वो उस टाइम को लेकर हमें क्या बताना चाहती है, या उनकी भाषा क्लिष्ट है या सरल है। तो जो मनु भंडारी जी हैं उनकी अगर साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो जो उनकी रचनाएं हैं वो प्रेरणा देती हैं, गतिशीलता होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहानी पढ़ के आपको क्या कहते हैं उबासी आए, उसमें गतिशीलता होती है, चिंतन और साहित्य के बारे में हमें पता चलता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है मनु जी की, जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उसमें उन्होंने उस टाइम में जितने भी परंपराएं थी उनके टाइम से चली आ रही थी उसमें विद्रोह के स्वर सुनाई देते हैं, यानी कुछ ऐसी परंपराएं जिनको वो चाहती थी कि उसमें बदलाव होना चाहिए, तो वो भी उनकी रचनाओं में हमें परिलक्षित होती हैं। इसके अलावा उन्होंने एक कहानी लिखा है आपका बंटी, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि जो पति पत्नी होते हैं जब वो तलाक ले लेते हैं तो उसका खामियाजा जो है उनके बच्चे भुगतते हैं। तो बच्चों की समस्याओं को उन्होंने बहुत सुंदरता के साथ इसमें प्रस्तुत किया है। एक मिनट। फिर महाभोज की बात करें तो महाभोज में उन्होंने राजनेताओं पर व्यंग्य किया है कि जो हमारे राजनेता हैं वो कल भी वैसे थे, वो आज भी ऐसे हैं जो केवल कोरे वादे करते हैं। तो उन्होंने राजनेताओं पर व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। दो कलाकार, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो कला है, कला यानी लिखने की शैली या पढ़ने की शैली, जो कला है वो एक जीवन है, ना कि वो मनोरंजन और ग्लैमर है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें भाषा की, तो जो मनु भंडारी जी की भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है। उनकी रचनाओं को, उनकी कहानियों को पढ़ के ऐसा लगेगा कि हम आपस में मिलकर ही बात कर रहे हैं। तो अब हम अगर बात करें हमारे इस टॉपिक की, जो कि हमें पढ़ना है एक कहानी यह भी, जो कि हमें पढ़ना है, इसमें मनु भंडारी जी ने ना अपने जीवन के बारे में, जो जीवन में उन्होंने फेस किया उस अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं एक कहानी ये भी मनु भंडारी द्वारा लिखित। तो जैसा कि आपको उनका थोड़ा लेखिका का जीवन परिचय आपको बताया, अब हम कहानी पे आते हैं। अगर हम कहानी की बात करें तो इसमें मनु भंडारी के
बचपन से लेके अब तक के उन्होंने अपने क्या कहते हैं संस्मरण को हमारे साथ शेयर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि जो बचपन की यादें होती हैं वो हमारे साथ कैसे कैसे जब हम बड़े होते हैं तो हमारे साथ चलती रहती हैं और क्या उनके जीवन का जो भी अनुभव था उन्होंने हमें हमारे साथ उसको साझा किया है। तो बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि मनु भंडारी का जन्म भानपुरा गांव एमपी में हुआ था, लेकिन वो फिर अजमेर आके रहने लगे। तो जो लेखिका कहती है अगर उनके बचपन की याद की जाए, घर की बात की जाए, तो उन्हें जो याद आता है वो है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का 2 मंजिला मकान, जहाँ पे वो अपने पिता, माता, भाई बहनों के साथ रहती थी। वो आगे बताती हैं कि जो 2 मंजिला इमारत थी जिसकी ऊपरी मंजिल पे पिताजी का कब्जा था, वो पत्र पत्रिका और क्या कहते समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। तो और जो नीचे की मंजिल थी उसमें माँ, वो अपनी माँ को कहती हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं भोली भाली थी, अनपढ़ थी। तो उनका केवल एक काम था बच्चों की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना और सबकी आज्ञा का पालन करना। मनु भंडारी आगे कहती हैं कि जो पिताजी थे ना वो हमेशा पत्र पत्रिकाओं से घिरे रहते थे क्योंकि लेखनी उनका काम था, और उसके अलावा क्या कहते हैं उनका बड़े बड़े राजनीतिक संगठनों से भी मेल मिलाप था, जैसे आरएसएस हुआ, कांग्रेस हुआ। तो इन सब के बीच में वो घिरे रहते थे क्योंकि पिताजी बहुत उदार थे। तो अपने इसी नेकदिली की वजह से 8-10 विद्यार्थियों का जमावड़ा हमेशा घर पे रहता था, और उसी का नतीजा ये है कि वो जो विद्यार्थी हैं मतलब आज अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं। लेखिका आगे बात बताती है कि जो पिताजी हैं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा विश्वासघात अपने लोगों ने किया कि उन्हें इंदौर का अपना घर छोड़ के अजमेर शिफ्ट होना पड़ा। और अजमेर आने के बाद सबसे पहले पिताजी ने क्या किया, लेखिका ये बताती हैं कि पिताजी क्या करते हैं, सबसे पहले जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का कार्य था अधूरा, उसे पूरा किया। अब शब्दकोश निर्माण के बाद उनको क्या कहते हैं सम्मान बहुत मिला, पहचान मिली, लेकिन आर्थिक लाभ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे जो ये आर्थिक कमी से जूझते जूझते जो उसके पिताजी थे, लेखिका के पिताजी, वो बहुत ज़्यादा कुंठित रहने लगे। एक तो वो वैसे ही उदार थे, दरिया दिल थे, लेकिन अपनों से मिले धोखे ने उनको थोड़ा शक्की बना दिया था, और कभी कभी इस शक का कोप भाजन माँ और हम बच्चों को भी बनना पड़ता था। तुम क्यों मूव कर रही हो? लेखिका आगे बताती है कि वो कभी कभी सोचती है कि उनके पिताजी का उनके व्यक्तित्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो वो बताती है आज भी जब कभी लेखिका को कोई सम्मान मिलता है या कोई तारीफ होती है तो वो सोच में पड़ जाती हैं कि वास्तव में क्या मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि जो लेखिका थी वो बचपन से थोड़ी मरियल सी, दुबली पतली सी और सांवली, कह लीजिए सांवली या काली सी थी। तो पिताजी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, जबकि उनकी जगह जो उनकी बड़ी बहन थी वो सुंदर थी और पिताजी उनका बहुत ख्याल रखते थे। तो लेखिका यही कहती है कि जो पिताजी का ये स्वभाव था, जाने अनजाने कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर भी उसकी छाप बन गई है कि वो अपने मिलने वाली तारीफ़ों को भी बड़ी मुश्किल से यकीन कर पाती हैं कि वास्तव में वो उसके लायक हैं या नहीं हैं। लेखिका आगे बताती है कि जो पिताजी का ये स्वभाव था जो उसके व्यक्तित्व में शामिल हो गया था, तो उनका वो आगे बताती है कि माँ जो है, माँ को पिताजी के इस व्यवहार की आदत पड़ गई थी, तो माँ त्याग की मूर्ति बनी रही। इस वजह से जो भाई बहन है वो माँ के बहुत करीब रहे, लेकिन माँ के इस सहने की क्षमता को जो लेखिका है वो पसंद नहीं कर पाई, इसलिए कभी माँ उनकी आदर्श नहीं बन पाई। आगे अब वो थोड़ा अपने पास पड़ोस के बारे में बताती हैं लेखिका कि जो उनका बचपन था ना वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि खेलने के लिए उनको पाबंदियाँ तो थी, लड़कों के समान वो बाहर जाके नहीं खेल सकती थी, उनके लिए खेलने के लिए केवल घर का आंगन होता था। लेकिन आज के समय की तुलना में जो लेखिका बात करती है आंगन की, वो आंगन अपने घर के अलावा पास पड़ोस का भी आंगन हुआ करता था, जहाँ वो गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना और ऐसे बहुत सारे खेल खेलती थी जो बचपन में हर बच्चा खेलना चाहता है। वो आगे बताती हैं कि
कई कई बार जो हमारा पड़ोस है वो हमारे ऊपर इतना इस कदर शामिल होता है हमारे व्यक्तित्व पर कि लेखिका कहती कई बार मेरी लेखनी में जो मेरा पड़ोस है, पास पड़ोस है, वो आ जाता है। इसी तरह उनके द्वारा रचित जो महाभोज नाटक है उसमें दास साहब उपस्थित हो जाते हैं। दास साहब कौन थे? दास साहब उनके पड़ोसी थे जहाँ पे लेखिका का आना जाना बचपन में हुआ करता था। तो लेखिका कहती है जो हमारे बचपन की यादें हैं ना, वो हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही ज़्यादा शामिल रहती हैं, चाहे या अनचाहे। फिर लेखिका आगे बताती हैं कि उनका राजनीतिक जीवन में पदार्पण कैसे हुआ। राजनीतिक जीवन में पदार्पण का तात्पर्य ये है कि वो मतलब पूरी तरह से तो राजनीतिक नहीं बनी, लेकिन जब उनकी बहन की शादी हुई और जो भाई लोग हैं वो विदेश पढ़ने के लिए चले गए, तो जो मनु भंडारी जी थी वो घर में अब अकेली रह गई। तो पिताजी का सारा ध्यान अब मनु भंडारी पे आ गया। वो इस बात को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे कि जो लड़कियां हैं वो केवल रसोई के कामों में दक्षता या निपुणता हासिल करें। उनके हिसाब से जो रसोई घर है वो एक तरह का भटियार खाना है जहाँ पे औरतों की, महिलाओं की क्षमताओं का, कुशलताओं का हनन होता है। तो यहाँ पे मन्नू भंडारी जी अपने पिताजी की बातों से सहमत होती दिखाई देती हैं और इसी का नतीजा ये हुआ कि क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियाँ, जैसा कि आपको शुरू में बताया, चाहे वो आरएसएस हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सारे लोगों का लेखिका के घर में आना जाना था। तो वहाँ पे जब इस तरह की वाद विवाद चर्चाएँ होती थी तो वो वहाँ पे बैठा करती थी पिताजी के साथ। वो कहती मुझे वाद विवाद की बातों का मतलब तो समझ में नहीं आता था, हाँ, लेकिन जब मुझे क्रांतिकारियों और उनके बलिदानों के बारे में सुनाया जाता था या मैं सुनती थी तो वो बातें लेखिका कहती मुझे बहुत रोमांचित करती थी। अब लेखिका बड़ी हो गई और लेखिका का एडमिशन 10वीं क्लास में हो गया। अब लेखिका का वहाँ परिचय शीला अग्रवाल से हुआ जो कि उस विद्यालय की प्रधाना अध्यापिका थी। अब क्योंकि पिताजी की सोहबत की वजह से लेखिका को पढ़ने का शौक़ था, मतलब उनकी इच्छा होने लगी थी पढ़ने की, तो जो वो पहले शरद प्रेमचंद की कहानियों तक सीमित थी, शीला अग्रवाल जी की वजह से वो ज्ञानेंद्र, जैनेंद्र, भगवती चरण वर्मा की किताबों को भी पढ़ने लगी थी। उनको ज्ञानेंद्र की छोटी छोटी लिखी सरल भाषा में कहानियाँ बहुत पसंद आने लगी। इसी वजह से उन्होंने उनकी क्या कहते सुनीता नामक काव्य, मतलब जो कहानी थी, वो पढ़ ली। इसी तरह उन्होंने बाकी रचनाओं को भी पढ़ा और धीरे धीरे वो अपनी लेखनी को भी इसी से विस्तारित करने लगी। लेखिका आगे बताती हैं जब 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उनका एडमिशन, मतलब उनका दाखिला कॉलेज में हो गया और कॉलेज में प्रवेश लेते ही उनका परिचय वहाँ की प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल जी से हुआ, जिनसे वो बहुत प्रभावित हुई। और क्योंकि राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते लेखिका को भी पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ लग गया था। तो अब शीला अग्रवाल की वजह से जो मुंशी प्रेमचंद, शरदचंद्र की रचनाओं को छोड़ के अब जो लेखिका थी वो ज्ञानेंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल की रचनाओं को भी पढ़ने लगी। उन्हें ज्ञानेंद्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों में मज़ा आने लगा। इसी वजह से उन्होंने उनकी रचना सुनीता को भी पूरा पढ़ लिया। ज्ञानेंद्र के भी जितनी भी रचनाएं थी उन्होंने उसको पढ़ लिया। और इस तरह जो लेखिका थी वो बताती हैं कैसे उनका जो पठन पाठन यानी अध्ययन की जो रुचि थी वो बढ़ने लगी। और लेखिका आगे बताती हैं क्योंकि उस समय जो वातावरण था, जो भारत की स्थिति थी, उस समय राजनीति मतलब आज़ादी के लिए हर जगह प्रभात फेरियाँ निकलती थी, बहुत सारे मुद्दों पे बहस होती थी, नए विचार का युग था, मतलब पुरानी बनी जो मान्यताएं थी वो टूटती जा रही थी, लोग नए नए विचारों को प्रसारित कर रहे थे। तो लेखिका भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने के कारण जो भी आंदोलन जैसा कोई भी मुद्दा आता था वो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। जिसका नतीजा एक बार ये हुआ कि कॉलेज की प्रिंसिपल की तरफ से लेखिका के पिताजी के पास एक पत्र आया कि क्यों ना आपकी बेटी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, क्योंकि अब इतना बात सुनते ही जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। वो तमतमाते हुए कॉलेज गए और बड़बड़ाने लगे कि न जाने इस लड़की की वजह से मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे।
अब लेखिका को जैसे ये बात पता चली, वो बताती हैं कि वो पड़ोस के एक घर में जाके छुप गई और तब तक छुपी रही जब तक उनकी माँ ने उन्हें ये बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। पिताजी जब कॉलेज गए थे तो वहाँ के प्रिंसिपल ने तो मतलब लेखिका की तारीफ़ की है और ये बताया है कि जो लेखिका है उसी की वजह से ये कॉलेज नियंत्रित होता है और प्रिंसिपल उसकी इस बात से बहुत खुश हैं कि कॉलेज जो है वो कम से कम प्रिंसिपल के ना कहने से सही लेकिन उनकी बेटी के कहने से मान जाता है। तो मैं अपनी बेटी की तारीफ़ सुन के जो पिताजी हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि लेखिका बड़ी हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी जहाँ पे उनकी अपने पिताजी से परस्पर तर्क वितर्क और विरोधाभास चलते रहते थे। जहाँ तक शादी की बात होती है यहाँ पर भी वो पिताजी की बातों से सहमत होती नहीं दिखाई देती हैं। इसी में एक नया प्रसंग बताते हुए लेखिका कहती हैं कि एक बार जब स्वतंत्रता आंदोलन अपनी तेज़ी पर था, जो लेखिका हैं वो भी शाम के समय, क्योंकि शाम के समय जितने भी युवा उस समय थे सड़कों और चौराहों पे बलिदानों को लेकर, क्रांतिकारियों को लेकर जो बहसें होती थी उस पर चर्चाएं किया करते थे। तो लेखिका को इन सब का जुनून तो था ही, वो भी यहाँ नुक्कड़ों में शाम को जाती थी और अपने हिसाब से बातों को रखती थी। तो एक बार किसी मोहल्ले वाले ने पिताजी से आकर ये कह दिया कि आपने तो अपनी बेटी को इतनी छूट दे रखी है कि उसे तो ये ख्याल ही नहीं रहता कि वो एक लड़की भी है। अब इतना सुनते ही जो पिताजी का दंभ था वो उभर के सामने आ जाता है कि कैसे कोई आकर उनको इतनी बड़ी बात बोल दे रहा है। तो वो तमतमाए हुए थे और जैसे ही मन्नू घर पे आई पिताजी ने उनको डांटना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय क्योंकि पिताजी डांटने ही वाले थे तो पिताजी से मिलने एक डॉक्टर साहब आए थे और मन्नू को देखते ही उन्होंने बोला कि पिताजी से ये बोला कि मैं तो आपकी बेटी का भाषण सुनकर ही इसको बधाई देने के लिए आया हूँ। और इतना सुनते ही जो पिताजी का गुस्सा है वो काफूर हो गया। यानी लेखिका ये कहती पिताजी एक तरफ तो मान सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लालयित रहते हैं, वहीं दूसरी ओर वो ये भी चाहते हैं कि जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो कहीं धूमिल ना हो जाए। फिलहाल ऐसे कई सारे मौके हैं जो लेखिका बताती है जहाँ पे उन्हें अपने पिताजी के विरोधों का सामना करना पड़ा। और फिर जो कहानी के अंत में है लेखिका वो ये बताती हैं कि अब उनका जो सेकेंड ईयर था वो कंप्लीट हो गया था। थर्ड ईयर के लिए उनके प्रिंसिपल ने उनके दो सहयोग मतलब जो उनकी सहेलियां थी उनके साथ उनका नाम मतलब दाखिला देने से मना कर दिया, नाम काट दिया। लेकिन लेखिका कहाँ मानने वाली थी, वो बाहर रह के भी ऐसे ऐसे तरीके अपनाती थी कि किसी तरह जो उनका एडमिशन है वो हो जाए, थर्ड ईयर की क्लासेस चलने लगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात हुई कि भारत को आज़ादी मिल गई और लेखिका के साथ साथ पूरा भारत जो है वो खुशियाँ मना रहा था, क्योंकि आज़ादी की नई सुबह थी। और लेखिका को अब अपने आंदोलन को यहीं पे रोकना पड़ा, क्योंकि अब उसे बिना किसी दिक्कत के थर्ड ईयर की पढ़ाई करने का मौका मिल गया। तो आप देख सकते हैं इस पूरी कहानी में जो लेखिका है उन्होंने अपने बचपन से लेके युवावस्था तक की वो सारी बातें बताई जो उन्होंने फील की, जो उन्होंने अनुभव की, और उस अनुभव को उन्होंने हमारे साथ साझा करने की भी कोशिश की है। तो आप एक बार कहानी को पढ़िएगा, उन प्रसंगों को ध्यान दीजिएगा और आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी।